अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का आविष्कार किया था 1881 ईस्वी में, तो उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि लगभग 150 साल के बाद मनुष्य फिर से वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे आज खड़े हैं, यानी कि 1881 ईस्वी में। उस समय हमारे पास एक भी एंटीबायोटिक्स नहीं थे जिसका उपयोग करके लोगों की जान बचाई जा सके। जी हाँ, आज के दिन में लगभग वही सिचुएशन फिर से वापस आ गया है। एक साइंटिफिक डेटा के अनुसार हर साल लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से, यानी कि सुपर बग की वजह से। एंटीबायोटिक्स का इम्पॉर्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि 1881 के पहले एक राजा हुआ करता था चंगेज़ खान। वो जब दूसरे देशों पे आक्रमण करने जाता था तो अपने साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े को लेकर जाता था। इन कीड़े मकोड़ों का क्या रोल था वो शायद आप नहीं जानते हैं। वो रोल मैं आज आपको बताता हूँ। जब उनकी सेनाएं युद्ध के दौरान घायल हो जाती थी तो उनका इलाज करने के लिए, सपोज़ उनको कहीं पे बॉडी में कट लग गया हो या वो इंजर्ड हो गए हैं, मेजर्ड इंजर्ड हो गए हैं, तो जहाँ पे उनका बॉडी कटा है वहाँ पे पस बनते थे और वो एक घाव के जैसा वुंड हमेशा रहता था। चंगेज़ खान क्या करता था कि उन कीड़े मकोड़ों को, जो घायल सैनिक थे, उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करता था। उनके साथ जो वैद्य चलते थे उनका ड्यूटी ये होता था कि उन कीड़ों को उन घाव के ऊपर रख करके कपड़े से बांध देते थे। और वो कीड़े में ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर था जो जितने भी इंजुरीज होते थे वहाँ से अगर पस निकल रहा है तो वो सारे पस को खा जाता था, और जो डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ थे उसको वो कीड़े मकोड़े खा जाते थे और हेल्दी टिश्यूज़ और सेल को छोड़ देते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके जो घायल सैनिक थे इन कीड़ों की वजह से रिकवर होते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन एट दैट टाइम था ही नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो अपने घायल सेनाओं को, जो उनके सैनिक थे, उनको वो ठीक करे। तो ये हालत थी 200 साल पहले की। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स का आपको इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। सार्स कोव 2 जब पेंडेमिक आया था तो उसके बाद लोगों ने इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो किया है उसकी वजह से भी अब जितने भी सुपर बग हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, यानी कि आपके अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता घटती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोविड का इफेक्ट हुआ था और पूरे विश्व के लोगों ने एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया है, यानी कि वो बेवजह के भी एंटीबायोटिक्स उन्होंने अपने सेफ्टी के लिए इनटेक करे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड पेंडेमिक के बाद केवल अमेरिका में 2023 में एमडीआर यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों की जानें जा सकती हैं, और ऐसा पूरे विश्व में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एलोपैथ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स गेम चेंजर होते हैं, यानी कि किसी भी पेशेंट का जान बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो विदाउट एंटीबायोटिक्स पॉसिबल ही नहीं है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं हो तो पोस्ट सर्जरी जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो अगर इफ़ेक्ट नहीं करेगा तो सर्जरी सारे के सारे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए सारा एलोपैथिक का जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स के ऊपर ही निर्भर करता है। और अभी जो इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास सुपर बग को प्रमोट कर रहा है। दूसरा जो सुपर बग का कारण है वो है आपका इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है। ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ लोगों को जब एंटीबायोटिक्स रेकमेंड किए जाते हैं तो उनकी आदत क्या होती है कि बीच में ही वो एंटीबायोटिक्स को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं ठीक हो गया हूँ। तो जो आप बीच में ड्रॉप करते हैं वो एक्चुअली में आपके अंदर वो जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आपको रेकमेंड किया गया था पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, वो बैक्टीरिया का कुछ
कॉलोनी आपके बॉडी के अंदर रह जाता है, और वो जब आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो लेटेंट स्टेज में चला जाता है और फिर से वो दोबारा ग्रो करता है। और वैसे कंडीशन में जब आप फिर से दोबारा वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है। तो यानी कि आप समझिए कि अगर एजिथ्रोमाइसिन आप ले रहे थे, वो एजिथ्रोमाइसिन अब आपके अंदर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेजिस्टेंट यानी कि इम्यूनिटी बना ली है उसके अगेंस्ट, उससे बचने के लिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे लगभग 40-50 ईयर तक होते होते आप बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करने की वजह से, कि वो बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ और आपने उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबायोटिक्स लिया जो आप मिसयूज किए हैं, वो काम नहीं करने वाला है। तो इस तरह से आप आसपास सुपर बग को प्रमोट करते हैं, और ये सुपर बग आपको बहुत ही आसानी से जब इन्फेक्शन काउज करेगा और एंटीबायोटिक्स आपके लिए कारगर नहीं होंगे तो आपको आराम से वो किल कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखे होंगे जो ओल्ड एज होते हैं उनका जो डेथ होता है वो दो ही बैक्टीरिया रहता है वहाँ पे काउजिंग एजेंट, एक स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है आपका स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आपके जाकर के कार्डियक में भी इन्फेक्शन करते हैं, आपके थ्रोट में भी करते हैं, आपके लंग्स में भी करते हैं, और स्टेफाइलोकोकस आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को जाकर के इन्फेक्शन काउज करते हैं। और इस तरह से अगर आप ये दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है इसको अगर आपने रेजिस्टेंट कर लिया है तो ये बहुत आसानी से आपको डेथ की ओर ले जा सकते हैं। तो ये एक रीज़न है सुपर बग के बनने का। दूसरा, आप एंटीबायोटिक्स का ऐसे भी समझिए कि कैसे ये सुपर बग बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट जो कोई नॉर्मल डिजीज़ उनको अगर होता था, बहुत ज़्यादा सीवियर उनका कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो उनके लिए कोई कल्चर नहीं करवाते थे। जितने भी क्लिनिशियन थे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती थी कि उनका ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर करवाया जाए और सेंसिटिविटी का पैटर्न देखा जाए कि उनको कौन सा एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करना है ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अभी से 20 साल पहले लगभग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स थे जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सेंसिटिव थे, यानी कि अगर उनको जो एंटीबायोटिक्स रेकमेंड कर दिया जाता था उसके इस्तेमाल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्लिनिशियन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे पेशेंट का लगभग 80-90% पेशेंट का वो कल्चर करवाते हैं, यानी कि उनका यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसमें वो कल्चर उनका करवाते हैं सेंसिटिविटी देखने के लिए। ब्लड भी अगर उनको ऐसा डाउट रहता है, अगर फीवर लॉन्ग टर्म तक रहा तो ब्लड का कल्चर कराते हैं और सेंसिटिविटी देखते हैं। और दूसरे फ्लूइड का भी, पस का भी अगर कहीं पे डिस्चार्ज हुआ है तो उसका भी कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब वो एंटीबायोटिक्स उनको रेकमेंड करते हैं तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं ताकि उनको ये मालूम पड़े कि कौन सा एंटीबायोटिक्स इनके अंदर काम के लायक है, वही वो रेकमेंड करते हैं ताकि पेशेंट रिकवर हो जाए। तो लेबोरेटरी में मैंने अक्सर देखा है कि आज के टाइम में लोगों की जो सेंसिटिविटी पैटर्न है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, यानी कि मोर देन 60% 50% जो एंटीबायोटिक्स हैं वो रेजिस्टेंट आ रहे हैं, या तो बहुत ही वीक रेजिस्टेंट, बहुत ही वीक सेंसिटिव हैं, वो काम के लायक नहीं है, यानी कि उनको अगर दिया जाए तो बहुत फास्ट रिकवरी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की जो इम्पॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स थे वो पहले काम करते थे आज से 20-30 साल पहले, लेकिन अब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम होए, कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उनको स्टार्ट में ही सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एंटीबायोटिक्स उनको रेकमेंड किया जाता है रिकवरी के लिए। तो ये सब जो आपके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स की जो आवश्यकता पड़ रही है, ये इंडिकेशन है कि सुपर बग या आपके अंदर
जो आपके बैक्टीरिया है सराउंडिंग, उससे लड़ने की क्षमता घटती जा रही है। SARS-CoV-2 के बाद 2023 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी और आपके अंदर एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो घटता चला जाएगा। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2-2.5 साल तक जो कोविड का पूरा इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड में था, उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स किया है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ क्लिनिशियन या अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ है कि आपके अंदर एंटीबायोटिक्स जो आपने लिया है वो दूसरे रोगों से लड़ने के लिए अब कारगर नहीं होने वाले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है MDR की वजह से, और ये पूरे वर्ल्ड में और दूसरे कंट्री में भी बढ़ने की संभावना है ड्यू टू MDR। इससे बचने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, ख़ास तौर से माइक्रोबायोलॉजी पे जो रिसर्च हो रही है, उनमें नए एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी के ऊपर फोकस करनी चाहिए। कैसे नए एंटीबायोटिक्स को एक्सप्लोर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए हैं, या आपका CDC का बहुत सारा ऐसा गाइडलाइन है जो ये कहता है कि आप इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं कर सकते हैं। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन आपको एंटीबायोटिक्स नहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। तो हमें इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेक पॉइंट्स लगाने होंगे। दूसरा ये है कि जब तक किसी भी जो पेशेंट है उनका सेंसिटिविटी पैटर्न क्लिनिशियन के पास नहीं आ जाता है, तब तक आप उनको कोई एंटीबायोटिक्स रेकमेंड मत कीजिए। क्योंकि सपोज़ आपने एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड रेकमेंड कर दिया और आफ्टर 7 डेज जिस चीज़ के लिए आपने रेकमेंड किया था, सपोज उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था लोअर इंटेस्टाइन में और वो रिकवर नहीं हुए, तो आपको फिर 7 डेज बाद पता चलता है कि वो एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं है, आप फिर दोबारा लिवोफ्लॉक्सासिन रेकमेंड कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने बेवजह एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड इंटेक कर लिया। तो सेंसिटिविटी पैटर्न के बिना एंटीबायोटिक्स का रेकमेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम खुद ब खुद अपने आसपास सुपर बग को जनरेट करेंगे और ये सुपर बग ही हम लोगों की मृत्यु का कारण बनेगा। और अभी तो देखा जा रहा है कि नियोनेट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं या वीक फंक्शनल होते हैं। तो ये सब सारे सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, तभी जा कर के आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स बचेंगे लोगों की जान बचाने के लिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मैसेज जाए और आप इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।